सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी मिशन एलडीसी 2026 पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 11 है उसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और तरीका वही रखने वाले हैं। हम अपने प्रत्येक प्रश्न के चारों ऑप्शंस की व्याख्या करने वाले हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ये जो पेपर सीरीज है वो आपके एलडीसी बनने में नींव का पत्थर साबित होने वाली है। तो अगर आप लोग इस सीरीज के सभी वीडियोस देख रहे हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपका एलडीसी का सिलेबस है वो कंप्लीट रिवाइज होने वाला है। अब ज़्यादा समय नहीं, तो देखो पहले शुरू कर लेते हैं अपने आज का ये पेपर। और आज के इस पेपर में हम बीच में सारी बातें करते चलेंगे और इसके बाद में हो सकता है कि एक पेपर आपके लिए आ जाए और उस पेपर के बाद में यानी अपना जो पेपर नंबर 12 होगा, पेपर नंबर जो 12 होने वाला है, बाद में हम अपनी एक मेगा क्लास बनाने वाले हैं भाई। मेगा क्लास का मतलब है अपने जो मॉडल पेपर नंबर, अगर मैं बात करूं तो मॉडल पेपर नंबर 1 से लेके और 12 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का हम रिवीजन करने वाले हैं। उन सभी का हम क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं। तो ये क्लास आप लोगों को इस 12वें मॉडल पेपर के बाद में मिलने वाली है, तो इसको जरूर देखना है जो आपके लिए एलडीसी बनने में बहुत काम आने वाली है। ध्यान से समझ लेना। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहले तो क्या है पहला प्रश्न? भारतीय नौसेना में शामिल किए गए आईएनएस तारागिरी F41 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है भाई? कौन सा कथन सही नहीं है ये ध्यान से समझना है भाई। अच्छा, इसे नौसेना में 3 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। सत्य बात है भाई, विशाखापत्तनम से ही इसको क्या है शामिल किया गया है। इसके बाद में ये स्वदेशी अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है। यानी अपने कहने का मतलब बहुत ही अत्याधुनिक का मतलब अभी मॉडर्निटी में बात करें तो स्टील्थ फ्रिगेट है। सही बात है। ये नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A का चौथा युद्धपोत है भाई, बिल्कुल सत्य बात है। यह मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 5वां युद्धपोत नहीं है भाई, ये अपने पास 4th युद्धपोत है। तो ये थोड़ी सी बातें इसके बारे में ध्यान में रखना है। ये अपने पास प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो आपने वनपाल में देख लिया होगा, 2024 से भी प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बाद में भूगणित पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शीर्षक से भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA नई दिल्ली 11 से 13 मार्च 2026 को आयोजित किया गया है? पूछ सकते हैं भाई। तो ये आपके पास रखा गया है जियोडकॉन 26 के नाम से आयोजित किया गया था। पहला अपने पास क्या है राष्ट्रीय सम्मेलन था, किस पर? भूगणित पर। तो ध्यान में रखना भाई, आ सकता है पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करें ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर करने की कौन सी रणनीति की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई है? तो ये आपके पास बायोफार्मा शक्ति जो है ना, इसकी क्या है अपने पास जो क्या घोषणा वो की गई है बायोफार्मा से संबंधित है, याद रखना भाई। तो इसके बाद में बात करें तो 21 मई 2025 को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025, ये नाम याद रखना भाई, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 में किस कन्नड़ कृति को सम्मानित किया गया है? तो रेत समाधि है, हार्ट लैंप है, पर्वत है, अग्नि परीक्षा है। तो इसमें आपके पास हार्ट लैंप जो है ना, इसको सम्मानित किया गया है, जो कन्नड़ कृति है, कन्नड़ भाषा में है और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं मुख्यमंत्री विकसित ग्राम व वार्ड अभियान में 19 मार्च से 15 मई 2026 का मुख्य कार्य क्या था भाई? तो इसका मुख्य कार्य ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड के लिए एक आदर्श मास्टर प्लान तैयार करना था। ध्यान से समझ लेना। अपने पास मुख्यमंत्री विकसित ग्राम और वार्ड अभियान के तहत इसका मुख्य उद्देश्य, ये ध्यान में रखना भाई, ये जो उद्देश्य से संबंधित प्रश्न होते हैं इनको ध्यान से समझना है। मेरी बातें थोड़ी सी सुना करो आप। अच्छा, राज्य सरकार ने बैलों से संबंधित खेती करने वाले चयनित लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की है? तो इसमें आपके पास उन्होंने किया 30,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी जो किसान आपके पास बैलों से खेती करते हैं उनको प्रति वर्ष 30,000 रुपये देने की घोषणा है वो राज्य सरकार ने करी है। ये किसानों के लिए एक योजना है भाई। इसके बाद में बात करें क्या जनजातीय कला संरक्षण एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए बनफूल डिजाइन स्टूडियो की स्थापना किस संस्थान में की गई है भाई? ध्यान से समझ लेना। ये बनफूल क्या होता है अभी बात कर लेते हैं। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान में इसका क्या है स्थापना की गई है भाई, बनफूल डिजाइन स्टूडियो। इसमें आपके पास क्या होता है कि जो आदिवासी हैं
है ना, आदिवासियों द्वारा बनाई गई हाथ से जो वस्तुएं हैं उनको परिष्कृत रूप से वहाँ पे बनाने के लिए, यानी कहने का मतलब जो हाथों से अपनी सामग्री बनाते हैं उनका विकास करने के लिए बनफुल डिजाइन स्टूडियो है वो स्थापित किया गया है। जैसे अपने पास बांस से टोकरी बनाना होता है, इसके अलावा अपने पास घास फूस का प्रयोग करते हैं, कुछ अन्य सामग्री दरी वगैरह बनाना है, तो उनमें अपने पास क्या करना है, उत्कृष्टता लाने के लिए, उत्कृष्टता जानते हो ना, उनमें अपने पास परिशोधन करने के लिए इसका स्थापना की गई है। कहाँ? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान में, जो कि कहाँ है, ये आपके पास उदयपुर में है। कहाँ पे है भाई? ये आपके पास उदयपुर में है। अच्छा, इसके बाद में बात करें कांस्टेबल एवं नव नियुक्ति समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस RCCCC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है राजस्थान कांस्टेबल इन क्राइम नहीं, इसका है राजस्थान कांस्टेबल इन कंसिस्टेंस कोऑपरेशन सेंटर। ये आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तो ध्यान से समझ लेना, RCCCC का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान कांस्टेबल इन कंसिस्टेंस कोऑपरेशन सेंटर इसका नाम पूरा होता है। इसके बाद क्या, माननीय कौशिक ने दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है भाई? तो ये बताएं तो 50 मीटर राइफल प्रोन टीम स्पर्धा है। ये कौन सी होती है? प्रोन का मतलब होता है लेट कर जो निशानेबाजी होती है वो प्रोन प्रतिस्पर्धा होती है। तो ध्यान में रखना, माननीय कौशिक दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही थी, उसमें उसने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रोन इस पर क्या है टीम स्पर्धा में अपने स्वर्ण पदक जीता है भाई। इसके बाद में बात करें तो क्या राजस्थान के किन दो सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया? PP चौधरी और दुष्यंत सिंह नहीं किया, मदन सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत है, मदन राठौड़ और PP किरोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी। तो इसमें आपके पास मदन राठौड़ है और PP चौधरी हैं, इनको सम्मानित किया गया है संसद रत्न अवार्ड 2025। क्यों नवाजा गया है? इसका कारण है कि ये दोनों अपने पास संसद में क्या है भाई? संसद में जो लोग हैं, सामान्य लोगों के क्या है, लोगों के मुद्दों को, जो लोगों के मुद्दे हैं ना उनको उठाया है, प्रश्न उठाए हैं, उनके मुद्दों के प्रश्न उठाए हैं भाई। संसद में अपने पास इनसे संबंधित प्रश्न उठाए हैं, इसीलिए इनको संसद रत्न से नवाजा गया है, याद रखना भैया। इसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? तो देखो, साल आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है। चलिए देखते हैं। केसुरना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है। देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है और 16 वन मुख्य हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं। नहीं भाई, ये गलत है, बाकी सारे ये पॉइंट्स सही है। ये साल है भाई, साल जो अपने पर साल वन होते हैं ना उनके बारे में, साल वृक्ष के बारे में है। तो ये ऊपर वाले सारे सही है, 16 वन है वो गलत है भाई। तो थोड़ी सी बात करते देखो, क्या साल आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है। साल की लकड़ी मानसूनी या पतझड़ वनों की मुख्य पहचान होती है। केसुरनों की बात करें जो किक्कर होती है, वास्तव में अगर बात करें जो किक्कर होती है उसकी बात है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है। लवणीय मिट्टी और तटीय क्षेत्रों में यह वृक्ष बहुत तेजी से क्या है, बढ़ता है। यह अपने पास किक्कर से संबंधित बात है भाई। देवदार क्या है? शंकुधारी जाति का एक पेड़ है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी से बचने के लिए इसकी आकृति शंकुकार होती है, बिल्कुल ऐसी हो जाती है, बर्फ गिरती है नीचे गिर जाती है। 16 वन की बात करें, हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं। 16 वन क्या है? नीलगिरी, दक्षिण भारत की बात करते हैं, पहाड़ियों में मिलते हैं, हिमालय के ऊपरी रीच में नहीं पाए जाते हैं 16 वन। ये हो सकता है कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी के दक्षिणी भारत, यानी दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं भाई, सीधी सी बात है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो गिर आपके पास शेर का करता है भाई। गिर कहाँ? गुजरात में। कहाँ पे भाई? गुजरात में। और ये शेर कौन सा? एशियन शेर की बात कर रहा हूँ भाई, है ना, एशियन शेर का संरक्षण करता है। अच्छा, हाथियों के लिए भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत असम और केरल में है भाई। तो हाथियों से संबंधित असम और केरल ध्यान में रखना। गेंडे की बात करें तो इसका मुख्य काजीरंगा है, असम में है। और शेर गुजरात की बात करें तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान में पूरे एशिया के एशियाई शेरों, एशियन या एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक घर माना जाता है। तो गिर ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में राजस्थान में क्या है? लेपिडोलाइट किस अभ्रक का किस लिपोलाइट है वो किस्म का अभ्रक किस क्षेत्र में मिलता है भाई? तो इसमें अगर अपन बात करें तो वो आपके पास चंपागुड़ा जो है ना, चंपागुड़ा, यहाँ पे लेपिडोलाइट किस्म का क्या है आपके पास जिप्सम मिलता है।
थोड़ी सी चर्चा करें तो क्या है, देखो पोटला की बात करें तो ये क्या है, ये भीलवाड़ा का सामान्य अभ्रक खनन क्षेत्र है, लेकिन लेपिडोलाइट किस्म का अभ्रक है वो कहाँ मिलता है, चंपागुड़ा, अजमेर, उदयपुर बेल्ट का यह क्षेत्र लिथियम युक्त दुर्लभ अभ्रक लेपिडोलाइट के लिए जाना जाता है। तो ध्यान में रखना, चंपागुड़ा, अजमेर और उदयपुर बेल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बंजारी खान की बात करें तो क्या है, ये चुना पत्थर और लौह खनिजों से संबंधित है, बंजारी की खान। और गालवा बताएं तो ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध खान है जहाँ सामान्य रूबी अभ्रक प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो रूबी अभ्रक कहाँ मिलता है, भीलवाड़ा के गालवा में मिलता है। ये चारों ऑप्शंस की व्याख्या इसीलिए तो मैं करता हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ जाए, जिससे आपके इसके आसपास की जो प्रश्न है ना वो आपके दिमाग में दौड़ने लगे, लेकिन दौड़ेंगे तब ना जब आप सुनोगे मुझे। अच्छा, सम्मिलित करना भाई, ये मैं बता देता हूँ आपके पास क्या है, बांसवाड़ा। चलिए मैं बता देता हूँ, ये एक बार बता देता हूँ, बांसवाड़ा आपके पास AW कोपेन का वर्गीकरण है, ये कोपेन का वर्गीकरण है। पाली आपके पास बात करें तो वो आपके पास BSH में आ जाते हैं, और अगर जैसलमेर की बात करें BW इसमें आ जाते हैं, और भरतपुर बात करें तो CAW या CWG एक ही बात है। ये C जो मैं बता देता हूँ एक मिनट, थोड़ी सी बात, CWG और CAW, ये CAW आपके पास त्रिवार्था का वर्गीकरण है, और CWG है वो अपने पास कोपेन का वर्गीकरण है। तो ये आपके पास वर्गीकरण मिलता है। इसकी वनस्पति के बारे में आपको पता ही है, अब AW में अति आर्द्र आ जाता है, BSHW में अर्ध शुष्क आ जाता है, BWHW में आपके पास शुष्क मृष्ट लिया जाता है, और CAW या CWG में आपके पास शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र आ जाता है। इसके बाद में बात करें तो 14 NELP ब्लॉक्स, ये अपने पास नाम है भाई, 14 NELP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स, और 4 अपने पास 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित है। ये किससे संबंधित है भाई, तो ये आपके पास पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित है, और ये सारे आपके पास कहाँ, बाड़मेर में है भाई। ये कहाँ है, ये बाड़मेर में है। बाड़मेर में जो पेट्रोलियम क्षेत्र होता है उनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, ध्यान में रख लेना आप। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम 1950 में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिनियम 1950 निर्मित किया था। इस अधिनियम में किन की सुरक्षा का प्रावधान किया गया था, तो भाई देखो वन्य जीव सुरक्षा जो है ना, इससे 1950 में अपने पास अधिनियम तो बनाया गया, लेकिन कौन से जानवरों को शामिल किया गया, तो इसमें अगर बात करें तो जो कबूतर और मोर है ना उनको तो शामिल किया गया, बाकी सभी को शामिल नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि उस समय अपने पास मोर और कबूतर ये इंसानों के आसपास बहुत मात्रा में थे भाई। तो जो मुख्य रूप से दर्जा दिया गया वो कबूतर और मोर को दिया गया था। इसका कारण ये कि लोगों के बीच में यही अपने पास पक्षी देखने को मिलते थे, कुत्तों के लिए है नहीं। तो ये ध्यान में रख लेना, कबूतर और मोर वन्य जीव अभयारण्य की शुरुआत में अधिनियम में सबसे पहले कबूतर और मोर को शामिल किया गया है। प्रश्न बढ़िया है भाई ये। अच्छा, राजस्थान में ऐसी कौन सी खारे पानी की झील है जिसमें खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के परंपरागत तरीके से नमक का निर्माण करते हैं, तो वो अपने पास कौन सी आती है, पचभद्रा नीम झील आ जाती है भाई। तो ध्यान से समझ लेना। अब ऐसे नहीं पूछ सकते भाई, लेकिन आपसे क्या मैचिंग वाले है ना, मैचिंग वाले करवा सकते हैं प्रश्न। मैचिंग के चक्कर में हम जल्दबाजी के चक्कर में गलत भी कर देते हैं। तो सांबर झील की बात करें तो यहाँ की खास बात है, यहाँ वायु के वाष्पीकरण और क्यार पद्धति से, क्यार क्या होता है, क्यार बड़े क्षेत्र में ऐसे बना लेना, ये क्यार होता है। ये इनमें क्यारियाँ जिनको आप कहते हो ना, क्यारियाँ वो होती है, पद्धति से बड़े पैमाने पे नमक बनता है। मोरली झाड़ी का उपयोग नहीं होता है, पर यहाँ पे मोरली झाड़ी का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, पचभद्रा झील की बात करें, बालोतरा स्थित झील में खरवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग कर प्राकृतिक रूप से सर्वोत्तम नमक तैयार करते हैं। और डीडवाना की बात करें तो यहाँ रासायनिक पद्धति से सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है जो खाने योग्य नहीं होता है। डीडवाना झील से जो नमक निकाला जाता है उसमें अपने पास क्या है, सोडियम सल्फेट की मात्रा, थोड़ी क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, तो वो खाने योग्य नहीं होता है। लूणकरण शहर बीकानेर में क्या है, अपनी ये लघु खारे पानी की झील है जहाँ बहुत ही सीमित मात्रा में नमक उत्पादन होता है, कम मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई, ध्यान में रखना, पचभद्रा झील अपने पास है। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से, रोहतांग दर्रा, जेलपाला और नाथुला दर्रा, देसुरु, हाथीनाल दर्रे हैं, बिल्कुल यही है भाई।
लेकिन बाकी भी तो दर्रे हैं, लेकिन कहाँ पे, जैसे रोहतांग दर्रा की बात करें तो कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। ये जोड़ने वाला काम जरूर पूछ सकते हैं भाई आप लोगों से, जोड़ने का काम तो पूछा ही जाएगा, ये किसको जोड़ता है, ये किसको जोड़ता है। अच्छा, इसके बाद जेलपाला और नाथुला दर्रे, ये प्रसिद्ध दर्रे सिक्किम राज्य में स्थित है, जो भारत को चीन तिब्बत से जोड़ते हैं। बढ़िया है कि नहीं ये प्रश्न? बिल्कुल है। देशूरी किनाल व हाथी नाल दर्रे, देशूरी किनाल पाली में और हाथी दर्रा उदयपुर में अरावली के मुख्य पर्वतीय मार्ग हैं। और शिव किला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जहां से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी शिव किला दर्रा से अपने भारत में प्रवेश कर लेती है। तो बढ़िया बातें हैं कि नहीं है? हाँ, लेकिन बढ़िया बातें आपको हजम नहीं होती। बढ़िया बातें कहाँ हजम होती है, मुझे पता है। अच्छा, इसके बाद में बात करें कपास की फसल के लिए राज्य की कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अत्यधिक उपयोग है? भाई लाल मिश्रित काली मिट्टी क्षेत्र नहीं है, गहरी मध्यम भारी मिट्टी क्षेत्र है, मध्यम काली मिट्टी है, और अगर बात करें लाल लोमी मिट्टी है तो मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र जो है वो आपके पास कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। तो फिर बाकियों में क्या होता है सर? तो बाकियों के लिए बिल्कुल बनाइए ना मैंने आप लोगों के लिए। मिश्रित लाल काली मिट्टी क्षेत्र ये अरावली के सीमांत क्षेत्रों में मिलती है, जहां मक्का और अफीम जैसी फसलें उगती है। सर अफीम उगाते हो आप? तो मैं नहीं उगाता हूँ, ये मिट्टी उगाती है ना। कौन सी? मिश्रित लाल और काली क्षेत्र मिट्टी की बात कर रहा हूँ। गहरी मध्यम में भारी का मिट्टी की बात करें तो हाड़ौती के पठार में पठार के कुछ निचले हिस्सों में पाई जाती है, जो सोयाबीन के लिए मानी जाती है। भाई हाड़ौती का पठार काली जो लावा से बनी है उसमें, तो लावा से बनी है, सीधी सी बात है, भारी काली मिलेगी, तो यहाँ पे सोयाबीन अच्छी होती है। मध्यम काली मिट्टी की बात है, कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह पानी को लंबे समय तक रोक के रखती है। और लाल लोमी मिट्टी की बात करें तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है, जो केवल मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बढ़िया है कि नहीं है? अच्छे प्रश्न है, अच्छे प्रश्नों को गौर से भी देखना चाहिए भाई। और इन मिट्टियों के आपको वानस्पतिक नाम भी याद रखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें राजस्थान में साक्षरता दर के मध्य जेंडर गैप 2001 से 2011 के बीच में कितने प्रतिशत घटा है? तो घटने की बात करें तो आपके पास 4.7% घटा है। ये आप निकाल के देख लेना आप, है ना, बाकी ज़्यादा ऐसा प्रश्न पूछेगा नहीं भाई। देखो इसके बाद निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है युग्म असंगत है? तो युग्म असंगत की बात करें तो क्या होता है? अच्छा, कांप मृदा की बात करें तो भरतपुर है, धौलपुर है, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य बात है। चलिए मैं आप लोग बता देता हूँ, समझाएं तो चलिए आपके पास छोटी सी बात बताएंगे, बात ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इतना समय भी नहीं है आप लोगों के पास, है ना। सारी बातें समझाई देता हूँ मैं। चलिए ये बता देते हैं क्या कह रहा है। कांप मिट्टी की बात करें तो कहाँ से है भाई? ये जो अपने पास इस तरीके से अरावली काट रही है अपने पास, है ना, इसी तरीके से काट रही है। अब कांप मिट्टी जो होती है वो जो अपने पास ये क्या है, पूरी मैदान जो है ना, पूरी मैदान कौन सा है? ये जो क्षेत्र है वो पूरी मैदान में आता है। इस पूरी मैदान की बात करें तो आपके पास क्या है, ये सारी मिट्टी वहीं पे पाई जाती है, तो उपजाऊ मिट्टी है। और इसी क्षेत्र में आपके पास ये सारे आ जाते हैं भाई, कौन से? भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर, वो सारे देखो ये सारे अपने पास इसमें शामिल हो जाते हैं भाई पूरी मैदान में। अब ऐसे और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो इस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना मैं नक्शा बनाना सीखूंगा, नक्शा नहीं बनाया सीखा, कोई बात नहीं, ये ले आया मैं। अच्छा, लाल पीली मिट्टी मृदा नागौरी पाली में नहीं है भाई। लाल पीली मिट्टी नागौर पाली में कहाँ पे है? नागौर पाली तो ये रहा आप लोगों के पास, है ना, ये पाली है, ये नागौर है। तो यहाँ पे तो अपने पास या तो कौन सी बुलाई मिट्टी मिलेगी, बालू मिट्टी जिसको मिले, मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी, तो ये नहीं है। लाल लोमी मृदा मध्य दक्षिणी उदयपुर डूंगरपुर बिल्कुल यहाँ पे मिलती है भाई, ये डूंगरपुर और उदयपुर ये यहाँ पे लाल लोम मिट्टी मिलती है। चलिए मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो क्षेत्र है ना, ये और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे लाल लोमी मिट्टी मिलती है। और लाल व काली मृदा की भीलवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा बिल्कुल ये अपने पास इस क्षेत्र में मिलती है। तो ये अपनी छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है भाई। तो इसमें अपने पास यहाँ पे ये गलत हो जाता है, बाकी सारे सही हो जाते हैं, है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है? राज्य सरकार द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कब से शुरू की गई है? तो इसमें अगर अपन बात करें तो आपके पास 2013 में शुरू की गई है। ये युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का मतलब है जो युवा बेरोजगार है और अपना जो व्यवसाय है वो शुरू करना चाहता है, उसको अनुदान देने के लिए, उसको वित्तीय सहायता देने के लिए ये संस्था स्थापित की गई थी। लेकिन कब? 2013 में की गई है। इसके बाद में बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करें राजस्थान सरकार द्वारा मेवात क्षेत्र
कार्यक्रम, ये बढ़िया प्रश्न है भाई। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपके पास 1987-88 में शुरू किया गया कार्यक्रम है, जिसमें मेवात क्षेत्र की बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो है ना, ये मेवात क्षेत्र में आता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये मुख्यतः आता है। धौलपुर डांग क्षेत्र में भी आता है, लेकिन अलवर, भरतपुर है वो अपने पास मेवात क्षेत्र आता है, जो कि 1987-88 में शुरू किया गया था। एक था आप लोगों के पास मगरा कार्यक्रम। मगरा कार्यक्रम भी आपके पास मेवात क्षेत्र से, भरतपुर से संबंधित था, जो कि आपके पास 2005 में शुरू किया गया था। ये याद रखने वाला पॉइंट है भाई। हाँ, अच्छा, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करने हेतु कौन सी संस्था कार्यरत है? तो रूडा कार्यरत है। रूरल अर्बन की बात कर रहा हूं। तो देखिए, राज सिक्को ये संस्था लघु और हस्तशिल्प उद्योगों को कच्चा माल व विपणन मार्केटिंग में सहायता प्रदान करती है। राज सिक्को से संबंधित प्रश्न आएगा पक्का, तो ये ध्यान में रखना। इसकी स्थापना कब हुई है वो भी ध्यान में रखना। रूडा की बात करते हैं, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण है, RUDA की स्थापना 1995 में ग्रामीण इलाकों में गैर कृषि गतिविधियों जैसे चमड़ा, ऊन, मिट्टी के बर्तन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है, शुरुआत की गई है। तो रूडा के बारे में ध्यान में रखना। हाँ सर, रूडाराम हमारे पड़ोस में भी रहा है, तो वो रूडाराम ने छोड़ो थे, है ना, आपने ये रूडाराम देखना है। रिको की बात करें तो यह एक राज्य में बड़े औद्योगिक और क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे का विकास करने वाली मुख्य संस्था है। और RFC की बात करें तो राजस्थान फंड कॉरपोरेशन, यह उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण लोन प्रदान करने वाला वित्तीय निगम है। RFC के बारे में भी चर्चा पहले कर ली है हमने। हाँ, इसके बाद में क्या है, लो अयस्क खनन क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? डाबला, नीमला, तलवाड़ा, मोरिजा। तो जो तलवाड़ा है ना, ये अपने पास लोह अयस्क क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये बॉक्साइट से संबंधित है, अभी बात करेंगे। और डाबला, नीमला ये अपने लोह से संबंधित है। देखिए, डाबला ये झुंझुनू जिले का प्रसिद्ध लोह अयस्क खनन क्षेत्र है। नीमला ये दौसा जिले का उच्च श्रेणी का लोह अयस्क हेमेटाइट क्षेत्र है भाई, अपने बात कर लेते हैं। और तलवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा मैग्नीज के प्रसिद्ध, मैग्नीज है भाई, मैंने बॉक्साइट बोल दिया था, बॉक्साइट भी मैग्नीज का ही क्या है, अयस्क होता है। यहाँ लोहे का खनन नहीं होता है। मोरिजा जयपुर की बात करें, जिले का मोरिजा बनेलो क्षेत्र राजस्थान का सबसे प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र है। मोरिजा कहाँ? जयपुर में। मुख्य रूप से जो लोहा है वो यहीं पे उत्पादित होता है। तो इसके बाद में बात करें तो गोठ मांगलोद क्षेत्र जिप्सम के लिए है भाई। गोठ मांगलोद नागौर किसके लिए है? जिप्सम के लिए होता है, ध्यान से समझ लेना। अच्छा, टंगस्टन कहाँ? टंगस्टन के लिए नागौर जिले की डेगाना भागरी क्षेत्र है ना, डेगाना भागरी क्षेत्र से टंगस्टन निकलता है। जिप्सम नागौर का गोठ मांगलोद या मंगलोद क्षेत्र जिप्सम हरसोट की बात करते हैं कि विशाल भंडारों के लिए जाना जाता है। मैग्नीज की बात करें, मुख्य रूप से बांसवाड़ा के लीलावानी व काला खूंटा क्षेत्र में मिलता है मैग्नीज। और रॉक फॉस्फेट इसके लिए उदयपुर का झामरकोटड़ा क्षेत्र देश भर में विख्यात है। तो ये तो आपको याद भी हो गए होंगे, इतनी बार रिपीट करवा दिया है ना मैंने। अच्छा, राजस्थान में मृदा अपर्दन 3 प्रकार से होता है। लंबवत अपर्दन होता है, क्षैतिज अपर्दन होता है और चादरी अपर्दन होता है। इनमें से किस प्रकार का अपर्दन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होता है? तो लंबवत होता है, क्षैतिज है, अपर्दन है, चादरी, तीनों प्रकार नहीं, तीनों प्रकार के नहीं, में आपके पास लंबवत जो प्रकार का मृदा अपर्दन है वो वहाँ पे पाया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो दक्षिणी भाग है ना, कौन सा पूछ रहा है? दक्षिणी पूर्वी, वहाँ पे आपके पास चंबल नदी है, वो कितनी उबड़ खाबड़ आती है, भागते आते अपने पास गार्ज बनाते हुए आती है, तो वो बिल्कुल खड़े होते हैं भाई, बिल्कुल सीधे पानी को काट देती है तो वो सीधे गड्ढे बन जाते हैं वहाँ पे, तो वो होता है। चंबल की बात करते हैं, देखो चंबल नदी के तेज बहाव के कारण हाड़ौती दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मिट्टी का गहरा लंबवत कटाव होता है, जिसे अवनलिका अपर्दन भी कहते हैं। अब आ गया हो अवनलिका अपर्दन की बात आते ही दिमाग में आ गया सर चंबल नदी है, बिल्कुल वही है। क्षैतिज अपर्दन की बात करें तो यह पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाओं द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ाने वायु अपर्दन से होता है। और चादरी अपर्दन क्या होता है? ये सिरोही और राजसमंद जैसे पहाड़ी ढलानों पर भारी वर्षा से पूरी मिट्टी की परत बहने से होता है। तो ध्यान में रखना भाई, प्रश्न बढ़िया है कि नहीं है? बिल्कुल है, बढ़िया तो सब कुछ ही है सर, बस याद ही नहीं हुआ हमारा, तो है ना, तो याद तो करना पड़ेगा भाई, है ना, सिलेक्शन चाहिए। तो ऊपरमाल का पठार बात करें तो कहाँ है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का जो पथरीला मैदान है, जो पठारी क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार कहते हैं। अच्छा, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में क्या फैला है सर? तो इस पठारी भाग को भोराट का पठार कहते हैं। जो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में फैला है क्या कहलाता है? भोराट का पठार कहलाता है, और जो उदयपुर और राजसमंद में है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक विस्तृत पथरीला भाग ही ऊपरमाल कहलाता है।
समझ में आ गई भाई। चलिए, जालोर और बालोतरा के बीच में यहाँ 56 की गोलाकार पहाड़ियाँ स्थित है भाई। 56 की गोलाकार पहाड़ियाँ जालोर में स्थित है। अपने 56 के मैदान समझ के दक्षिणी भाग में मत कर देना भाई। पाली से राजसमंद के बीच में यह अरावली की मुख्य पर्वतीय श्रेणियां और दर्रों का क्षेत्र है। तो छोड़ते हैं इसको, तो फिर चलिए आगे। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ नहीं भाई, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में है। खस यानी एक प्रकार की घास है, सुगंधित घास है जिससे इत्र बनाया जाता है। इत्र मित्र सारे हो जाते हैं। फिर चलिए, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर, खस का निर्माण। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ मक्का और शुष्क वनों के लिए जाना जाता है, ध्यान से समझ लेना। हनुमानगढ़ यह घग्गर नदी और नहरों का सिंचित क्षेत्र है जहां गेहूं, कपास मुख्य रूप से फसलें हैं। भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर पूर्वी मैदानी भागों की इस मेखला में सुगंधित खस घास बहुतायत से उगती है जिसका उपयोग इत्र बनाने में होता है। और जैसलमेर आप जानते हो क्या मिलती है, वहां पे सेवन घास उगती है भाई वहां पे। निम्न में से असंगत क्या है, गलत युग में विकल्प का चयन करना है। पणिहारा, रण क्षेत्र, शेखावाटी, बीड़ा, घास के मैदान, ढूंढाड़, मेरवाड़ा की पहाड़ियां चूरू नागौर में नहीं है भाई। और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां डग, गंगधार उच्च क्षेत्र, दक्कन का लावा पठार बिल्कुल है। बस मेरवाड़ा की पहाड़ियां नहीं है, बाकी ये पणियारा, बीड़ा, घास के मैदान और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां मेच है। तो ये बात करते हैं क्या है भाई। पणियारा रण क्षेत्र, शेखावाटी, चूरू, सुजानगढ़ बेल्ट का ये रण खारी भूमि क्षेत्र है, तो ध्यान में रखना पणियारा। बीड़ा, घास के मैदान, ढूंढाड़, जयपुर संभाग में मुख्य पारंपरिक चारागाहों के स्थानीय भाषा में बीड़ा कहते हैं भाई। चारागाहों में को जो है ना, चारागाह जो के क्षेत्र हैं, घास के मैदान, उनको आप क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में बीड़ा कहते हैं। वैसे बीड़ होता है, आपने झुंझुनू में बीड़ भी बोला है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ चूरू, नागौर, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली अजमेर में स्थित है। और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ डग, गंगधार, कोटा, झालावाड़ की ये बेल्ट दक्कन के लावा की क्या है, उप श्रेणियाँ हैं। तो ये खास बातें हैं जो आपको याद करनी है भाई। याद कर लेंगे सर। चलिए, 5 जुलाई को एग्जाम होनी है, कब क्या याद करोगे भाई, तो चिंता नहीं करनी है। अपन पूरे मॉडल पेपर जो 1 से 12 मैंने सूचना दे दी है, 1 से 12 मॉडल पेपर आपको 1 शॉट क्लास में मिलने वाले हैं, फास्ट रिवीजन के साथ। फास्टेस्ट बोल देंगे अपने पास, चिंता नहीं करनी है। अच्छा, गलत कथन का चयन करना। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का बॉम्बे हाई के बाद दूसरा स्थान, सही बात है। क्या है, राजस्थान भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 1/4 हिस्सा रखता है, बिल्कुल रखता है। राजस्थान कच्चे तेल के भंडारों की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान नहीं रखता है भाई। तो ये तीनों कथन सही है, ये नीचे वाला गलत है। देखिए, कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान बॉम्बे हाई से सर्वाधिक तेल निकलता है, उसके बाद में राजस्थान भारत के कच्चे तेल में कुएं का कुल उत्पादन में 1/4 हिस्सा रखता है, लगभग 20 से 22, जो कि 1/4 है लगभग। राजस्थान में कच्चे तेल के भंडारों की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। और प्राकृतिक गैस उत्पादन में असम और अपतटीय क्षेत्र बॉम्बे हाई प्रथम स्थान पे आते हैं। तो ध्यान में रख लेना राजस्थान से संबंधित बातें। अच्छा, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में निम्न में से किस समूह से गुजरती है, तो वो आपके पास है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है भाई। ये आ जाता है आपके पास, यानी अपने पास मानसून की प्रविष्टि के बाद में जो 1000 समदाब मिलीबार समदाब रेखा जो अपने मापतोल के लिए रेखाएं बनाई जाती है, उसमें बात करें तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। यानी कहने का मतलब है जो अपना दक्षिणी क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है जिसके बारे में आप, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अपने पास ये पाई जाती है। तो ध्यान में रख लेना भाई 1000 मिलीबार। अब समझ जाओगे जहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है, एक लेवल में होती है वो। इसके बाद में बात करें निम्न में से कौन सा, अच्छा कौन सा अपने पास इंग्लिश कर दिया भाई, कौन सा है एक युग में सही सुमेलित है, एक युग में। नैनी पहाड़ी बहरोड, भाकर सिरोही, नानी सिरडी पहाड़ी बूंदी, मेरवाड़ा पहाड़िया दौसा, इसमें भाकर सिरोही सुमेलित है, बाकी सारे असुमेलित है। कैसे, तो देखो नैना पहाड़ी बहरोड, अलवर बहरोड क्षेत्र में मुख्य पहाड़ी नहीं है भाई, ये अपने पास नैना पहाड़ी नहीं है। भाकर आप जानते हो कहाँ है, सिरोही जिले में स्थित तीव्र ढाल वाली कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर ही कहते हैं। नानी सिरडी पहाड़ी बूंदी, नानी सिरडी पहाड़ी पाली सोजत संभाग में आती है। बूंदी में, ये तो सिरडी पहाड़ी है ना, ये तो पाली सोजत में आती है। और बूंदी में आडावाल पर्वत है ना, आडावाला पर्वत वो आता है बूंदी क्षेत्र में। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ क्या है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में है। दौसा में देवगिरी की पहाड़ियाँ आती हैं। तो ये समझ लेना, आप लोग समझना जरूरी है भाई आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद में बात करें गलत युग में क्या है, पन्ना कालागुमान सही है, बेंटोनाइट खींवसर है, मैग्नेसाइट, सुनिए पन्ना कालागुमान सही है भाई, बिल्कुल सही है। बेंटोनाइट खींवसर नहीं सुमेलित है भाई। मैग्नेसाइट सेंड्रा सही है, चुना पत्थर कनोई सही है।
यहाँ पे। तो अब बात करते हैं, देखो पन्ना कालागुमान की बात करें तो राजसमंद का कालागुमान क्षेत्र पन्ना हरी अग्नि के लिए प्रसिद्ध है। अब बेंटोनाइट की बात करें तो बेंटोनाइट खींवसर, बेंटोनाइट मुख्य रूप से बाड़मेर के शिव हाटी सिंह की ढाणी में मिलता है भाई, तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। मैग्नेसाइट सेंड्रा पालिका सेंड्रा इस क्षेत्र इसके खनन के लिए जाना जाता है भाई। और चूना पत्थर कनोई जैसलमेर का कनोई क्षेत्र उत्तम सीमेंट स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए मतलब माना जाता है, यहाँ से उत्पादन होता भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य का पहला विंड एनर्जी प्रोजेक्ट कौन सा है? तो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है, अमर सागर पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट है, बड़ा बाग पवन ऊर्जा है, हर्ष पर्वत है। तो इसमें आपके पास अमर सागर पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट है, वो राजस्थान का पहला विंड एनर्जी प्रोजेक्ट रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें तो देखो, पहले देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना की बात करें तो ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा है भाई, दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। देवगढ़ पवन ऊर्जा कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ में है। अमर सागर पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट बात करें तो जैसलमेर के अमर सागर में 1999 में राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, याद रखना इस पॉइंट को। और बड़ा बाग पवन ऊर्जा की बात करें तो ये जैसलमेर में स्थापित निजी क्षेत्र का एक अन्य प्रोजेक्ट है, बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र। और हर्ष पर्वत पवन ऊर्जा की बात करें, ये सीकर जिले की पहाड़ियों पर स्थित शेखावाटी क्षेत्र का मुख्य विंड प्रोजेक्ट है। विंड प्रोजेक्ट यानी टर्बाइन घुमाकर अपनी ऊर्जा का क्या है? निर्माण करना, यानी इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करना। बात करें तो क्या है, राजस्थान में से संबंधित कौन सा एक भौगोलिक तथ्य सुमेलित है? तो इसमें बात करें, देखो मरहो शीतकालीन पवन नहीं होती है भाई, बाप बोल्डर्स टर्शियरी काल का नहीं है, बाप बोल्डर्स टर्शियरी काल का नहीं है भाई। और गुडामलानी चट्टान है वो कार्बोनिफेरस काल का नहीं है, ये भी नहीं है भाई। तो इनमें से कोई नहीं आएगा सर, ये तो तीनों ही गलत हो गए। तो तीनों की पहचान मैं बता रहा हूँ ना। देखो मरहो शीतकालीन पवन जो है ना पॉइंट है, इसमें शीतकालीन मानसूनी वर्षा को तो मावट कहते हैं। मरहो क्या होता है सर? तो मरहो आपके पास जो एक जलीय क्षेत्र होता है, उसके जो पास की भूमि में जो घास उग जाती है उसको मरहो कहते हैं। बाप बोल्डर्स टर्शियरी काल नहीं है भाई, जोधपुर का बाप बोल्डर्स क्षेत्र प्रमो कार्बोनिफेरस युग से हिमानी ग्लेशियर अवशेषों से संबंधित है। और गुडामलानी चट्टान की बात करें तो ये आपके पास किससे संबंधित है भाई? ये आपके पास आ जाती है कार्बोनिफेरस, ये बाड़मेर का क्षेत्र टर्शियरी और ज्वालामुखी चट्टानों से संबंधित है। तो गुडामलानी चट्टान जो है याद रखना भैया। नेक्स्ट, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में सिल्वी पास्चर प्रणाली का सबसे अच्छा संयोजन क्या है? गेहूं नहीं, इसमें सिल्वी पास्चर मैं समझा देता हूं भाई, नीम खेजड़ी प्लस घास जैसे सेवन या धामण होती है भाई। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधों के साथ घास जो है वो भी उगाई जाती है, तो वो नीम खेजड़ी प्लस जो घास है जैसे सेवन, ये आपके पास सिल्वी पास्चर होता है। कृषि की जाती है, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, पेड़ पौधों को लगाया जाता है और उनके साथ घास भी उगाई जाती है जैसे सेवन होती है। इसके बाद में बात करें, क्या निम्न में से अयस्क व उनके प्राप्ति स्थलों का कौन सा युग में सुमेलित है भाई? तो माटोन कानपुर एबेस्टोस है, तो ये भी सुमेलित नहीं है। क्या लीलवाना तलवाड़ा नहीं, वोलेस्टोनाइट के लिए नहीं है ये भी। भदवासी फलसूंड जिप्सम के लिए ये सही है भाई। और इसके अलावा आबू रेवदर बाल्द और मैग्नीज ये भी नहीं है। तो बाकी सारे मैं करवा देता हूँ सुमेलित, मेरे पास है ना पॉइंट। माटोन कानपुर एबेस्टोस के लिए नहीं भाई, उदयपुर का माटोन क्षेत्र रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना। माटोन कानपुर जो क्षेत्र है वो किसके लिए? उदयपुर का माटोन क्षेत्र रॉक फॉस्फेट के लिए है। लीलवाना तलवाड़ा वोलेस्टोनाइट, बांसवाड़ा का लीलावानी क्षेत्र मैग्नीज के लिए जाना जाता है। लीलावानी ये लो भाई, लीलवाना है लीलावानी, तलवाड़ा जो है वोलेस्टोनाइट के लिए नहीं है। अच्छा, बदवासी फलसूंड जिप्सम ये नहीं, नागौर का बदवासी क्षेत्र जिप्सम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तो ये तो सही है, ये तो पढ़ लिया। आबू रेवदर बाल्द क्षेत्र मैग्नीज, सिरोही का बाल्द क्षेत्र टंगस्टन के लिए जाना जाता है, तो याद रख लेना भाई, ये इस प्रकार से सुमेलित होते। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या रखा है, किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई में अपना वाणिज्यिक संचालन आरंभ किया था? तो इसमें अगर अपन बात करें तो वो किया था फरवरी 1999 में, और उसकी उस समय जो उत्पादक क्षमता थी वो 250 मेगावाट थी, ये ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में बात करें, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों का विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता का बढ़ाना और कृषि उत्पादन में को बढ़ाना नहीं। देखो, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कि जो अपने छोटे गांव है वहाँ के लोगों को अपने शासन जो है ना, अपने जो प्रशासन है उसमें शामिल करना होता है पंचायती राज का। याद आ रहा होगा बिल्कुल। चलिए फिर इसके बाद में बात करते हैं, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो अपने पास पीपल पत्रा, ओगनिया और हाकर, ये सारे अपने पास क्या कान में पहने जाते हैं।
हाकर भी कान में ही पहना जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है एकी आंदोलन 1921 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किस स्थान पे शुरू हुआ भाई? मात्र कुंडिया से शुरू हुआ था। मोतीलाल तेजावत ने अपना जो आंदोलन शुरू किया था, एकी आंदोलन, है ना, याद आ रहा होगा बिल्कुल। इसके आसपास की सारी घटना याद आई होगी दिमाग में। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? वृद्ध राजस्थान के महाराज प्रमुख निम्न में से किसे बनाया गया था भाई? तो क्या मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को बनाए गए थे। तो इसमें अगर छोटी सी बात बताऊं तो आपके पास, चलिए मैंने वैसे पहले समझा दिया है। देखो मत्स्य सिंह की बात करते हैं तो ये अपने पास वृद्ध राजस्थान था कौन सा, है ना, कब बनाया गया वृद्ध राजस्थान? तो संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें जब शामिल हुई थी तब जाके वृद्ध राजस्थान बना था। 30 मार्च को ना, 30 मार्च 1949 को तब जाके बना था। और इस समय आपके पास राज प्रमुख के पद के लिए तो वही पंगा होना ही था, क्योंकि उदयपुर भी बड़ी रियासत थी, जयपुर भी बड़ी रियासत थी। तो ये अपने पास पद सर्जित किया गया था, ये पद है, इसका निर्माण किया गया था अपने पास। जब अपने वृद्ध राजस्थान का निर्माण हुआ तो उदयपुर के महाराणा जो भूपाल सिंह थे उनको महाराज प्रमुख बना दिए थे। नेक्स्ट है मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? बिल्कुल सीधी सी बात है, रावचंद्र सेन को कहा जाता है, जो मारवाड़ के हैं भाई, है ना, कहाँ के? जोधपुर जो बोलते हैं ना, मारवाड़ प्रदेश के या जोधपुर के जो राजा थे ये थे भाई। तो ये अपने पास अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। वो महाराणा प्रताप से पहले ये पहाड़ों में जाकर अपने पास क्या है, सारी पद्धतियाँ अपना चुके थे। अपने मुगलों की गुलामी नहीं सही थी भाई इन्होंने, तो बस ये अपने पास पहाड़ों में जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। वैसे ही इनके रास्ते पे चले थे महाराणा प्रताप। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने राजपूताने के समस्त नरेशों को गोद लेने का अधिकार कब दिया भाई? तो वो आपके पास 1862 में दिया भाई, है ना। कब? 1862 में। इसमें क्या होता है कि जो राजा है ना, वो राजपूत थे, वो अपनी मर्जी से अंग्रेजों के गोद चले गए थे। जैसे क्या है, सारा काम है वो अंग्रेज देखने लगे थे और यहीं से अपनी हालत है वो खराब होना शुरू हो जाती है। इसके बाद में सुमिलित क्या है, चक्री क्या है, जालोर, अच्छा अपने पास नृत्य और क्षेत्र भी। तो चक्री नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ये आपके पास चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जाति की महिलाओं द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में किया जाने वाला चक्राकार नृत्य होता है। अच्छा, भवाई नृत्य कहाँ है? जो अपने पास व्यावसायिक नृत्य है ना, ये रहा उदयपुर संभागीय मेवाड़ क्षेत्र का एक प्रसिद्ध व्यावसायिक और मटका संतुलन नृत्य है। ढोल नृत्य आपके पास जालोर में होता है और नाहर नृत्य भीलवाड़ा में होता है। यानी शेर, ये देख लेना भाई, ये प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसे थाकना शैली में बजाया जाता है और यह मांडल में सांझा के समय से खेला जाने वाला सींग वाले शेरों का नृत्य है। यानी आदमी सींग वाले शेर के मुखौटा पहन के आपस में दंगल करते थे, वो होता है नाहर नृत्य। इसके बाद क्या है, निम्न में से कौन सा महोत्सव, मेला, उत्सव अपेक्षाकृत पहले मनाया जाता है? तो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो मेले हैं, इनका क्रम मैंने यहाँ पे दे रखा है भाई। ऊंट महोत्सव है, प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो 1 नंबर पे ऊंट महोत्सव आ जाएगा। और बाद में आयोजित होता है जो वर्ष की शुरुआत में सबसे पहले आता है। हाथी महोत्सव जयपुर में होली के त्यौहार के आसपास यानी मार्च महीने में आता है भाई। और इसके बाद में मेवाड़ की बात करें तो उदयपुर में वसंत ऋतु गणगौर के समय यानी मार्च अप्रैल में आता है। तो ये मार्च में, अप्रैल में, तो इसके बाद में है। इसके बाद में मारवाड़ महोत्सव, ये जोधपुर में शरद पूर्णिमा समय यानी अक्टूबर माह में आ जाता है। तो 1, 2, 3 और 4 यही क्रम हो जाते हैं आपके, तो ये ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में बात करते क्या है, कांकनडोर बांधना नामक रिवाज निम्न में से किस अवसर पर किया जाता है? कौन मान रहे? काकडोल्डा बांधना ना, वो ही है। तो ये आपके पास विवाह उत्सव पर होता है। विवाह पे जो कांकनडोर बांधते हैं ना, अपने पीले करके उसको बांधते हैं दूल्हे के अपने विधायक जी का, वही होता है कांकनडोर। निम्न में से कौन से लोक देवता फेरों के बीच में उठकर देवल चारनी की गायों को छुड़ाने चले गए थे? पाबूजी चले गए थे भाई, है ना। और पाबूजी से संबंधित तो प्रश्न भी आया था। अपने काला और भाला कहते हैं ना, भाला लिए हुए व्यक्ति को दिखाते हैं, सांप अपने सामने आता हुआ दिखाई देता है, तो वो आपके पास काला और भाला देवता है, वो अपने पाबूजी को माना जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो क्या है, सुमिलित करना है। गुदड़ संप्रदाय कहाँ पे है? तो गुदड़ संप्रदाय आपके पास दांतड़ा भीलवाड़ा में है भाई, ध्यान में रखना। नवल संप्रदाय की बात करें तो ये आपके पास जोधपुर में है। और चरणदासी संप्रदाय आपके पास दिल्ली में है और अलखिया संप्रदाय बीकानेर में है। तो ये सारे सुमिलित हो गए भाई। गुदड़ संप्रदाय देखो दांतड़ा भीलवाड़ा, संत दास जी द्वारा स्थापित इस संप्रदाय की मुख्य पीठ भीलवाड़ा दांतड़ा में है, तो ये याद रखना। नवल संप्रदाय की बात करें तो जोधपुर संत नवलदास जी द्वारा स्थापित इस संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है, तो ये भी सही है। चरणदासी संप्रदाय संत चरणदास जी द्वारा मुख्य पीठ दिल्ली में, जबकि इन जन्म देहरा अलवर में हुआ था।
और अलख्य संप्रदाय बीकानेर स्वामी लालगिरी द्वारा स्थापित इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र बीकानेर होता है। तो ये ध्यान में रख लेना आप लोग। अब इसमें थोड़ा इतिहास कम रह गया भाई, तो इतिहास पहले हमने बहुत पढ़ लिया है। आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखना। अक्स किरण है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो इसमें आपके पास अक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। आंतों के निदान के लिए कोई भी आंत से संबंधित बीमारी है तो उसमें अक्सरा किया जाता है, तो अक्स किरण बोलते हैं उसको। अक्स किरण पेट और आंतों की आंतरिक संरचना, अल्सर या रुकावट का पता करने के लिए बेरियम मील टेस्ट के साथ एक्सरे का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अल्फा की बात करें तो क्या है, ये बाहरी रेडियोधर्मी कण है जिसकी वेदन क्षमता बहुत कम होती है। इसका उपयोग आंतरिक अंगों के इमेजिंग निदान में नहीं होता है। इसके बाद में बीटा किरण की बात करते हैं, क्या यह भी कम वेदन क्षमता वाला इलेक्ट्रॉन कण है जो आंतरिक अंगों की गहराई तक नहीं जाता है। और वाई किरण यानी अपने पास गामा की बात करें तो किरण अत्यधिक वेदन क्षमता वाली है। इन किरणों का उपयोग मुख्य रूप से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए रेडियोथेरेपी में होता है, गामा किरणों का। तो ये रही चारों किरणें। नेक्स्ट है, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया है। भाई किसने किया है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया है। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 को दक्षिणी अफ्रीका के केपटाउन में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दुनिया का पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण संपन्न किया था। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, जॉन गिबन क्या है भाई, इन्होंने चिकित्सा इतिहास में सबसे पहले हार्ट लंग मशीन का आविष्कार किया है। तो ये भी ध्यान में रखना। रॉबर्ट कोच ने इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक का माना जाता है और जिन्होंने टीबी और हैजा के जीवाणुओं की खोज करी थी, रॉबर्ट कोच ने। डॉक्टर वेणुगोपाल कौन है, इन्होंने 1994 में एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया है, वेणुगोपाल ने। याद रखना भाई। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। गुणसूत्रों पे आपके पास स्टोन, नॉन स्टोन और प्रोटीन और डीएनए पाए जाते हैं। ध्यान से समझ लेना भाई, ये प्रश्न आ सकता है अब की बार। पारिस्थितिकी जिसके अंतर्गत पादप समुदाय की रचना, प्रकृति, उनके संगठन एवं विकास का अध्ययन किया जाता है, कहलाती है। तो सामुदायिक पारिस्थितिकी कहलाती है। तो फिर अपने स्व पारिस्थितिकी क्या होती है सर, तो इसके अंतर्गत केवल किसी एक विशिष्ट पौधे या जीव प्रजाति का उसके पर्यावरण से साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो स्व पारिस्थितिकी होती है। समुदाय पारिस्थितिकी मैंने बता दी है। अच्छा, जिनेकोलॉजी क्या होती है, यह पारिस्थितिकी और आनुवांशिकी का मिश्रित रूप है जिसमें प्रजातियों के आनुवांशिक व्यवहार का अध्ययन होता है। अच्छा, पादप सामाजिकी क्या होती है, वनस्पति विज्ञान की यह विशिष्ट शाखा पौधों के विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व, उसके आंतरिक संरचना, अंतर संबंधों और सामाजिक व्यवहार के वर्गीकरण का सटीक अध्ययन करती है। तो ये हो जाता है आपके पास सभी का वर्णन। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट क्या, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है, निम्न प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक होता है। निम्न प्रतिरोधक, निम्न गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होता है। क्यों होता है, देखो, उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, ये विद्युत सुरक्षा का आदर्श नियम है। फ्यूज तार जो होता है, जो टिन व शीशे का मिश्र धातु होता है, का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट होने पर वह तुरंत गर्म हो सके, और गलनांक बहुत कम होना चाहिए ताकि गर्म होते ही पिघलकर परिपथ को तोड़ देवे। यानी अपने पास तो अलग हो जाता है। फ्यूज उड़नो जानो, कौन जानो, फ्यूज उड़नो, बस वही अपने पास प्रोसेस होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला क्या है, जो तार है उसकी उच्च प्रतिरोधक शक्ति होनी चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से रासायनिक प्रक्रिया का परिवर्तन का उदाहरण है, समुद्री जल का आसवन नहीं है, बर्फ का पिघलना नहीं है, मैग्नीशियम के तार का हवा में जलना है, आयोडीन का ध्रुवपातन नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने पास इनको वापस अपन उसी अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम के तार को हवा में जला देंगे तो वो अपने पास सफ़ेद धुआं देते हुए उड़ जाएगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन का यही कारण होता है। नेक्स्ट है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो निकल किया जाता है भाई। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो वनस्पतिक तेल होता है उसका अपन जब डालडा बनाते हैं तो कैसे बनेगा, उसमें आपके पास जो उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक, उसमें निकल दिया, उत्प्रेरक के रूप में निकल काम करता है, और उससे अपन क्या करते हैं, वनस्पतिक तेल से हम जो डालडा घी होता है ना वो बना लेते हैं। तो निकल का होता है भाई। इसके बाद में मानव में हीमोफीलिया का कारण क्या है, लिंग संलग्न अप्रभावी जीन होता है, अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन होता है, अलिंग सूत्री प्रभावी जीन होता है। तो इसमें आपके पास लिंग संलग्न अप्रभावी जीन होता है। ध्यान से समझ लेना क्या है ये हीमोफीलिया, बता देते हैं अभी। हीमोफीलिया रक्त की कमी, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, वो बीमारी होती है।
लिंग संलग्न अप्रभावी जीन हीमोफीलिया जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, एक अक्ष क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। पुरुष में केवल एक अक्ष गुणसूत्र होने के कारण वे इस रोग के जल्दी पीड़ित हो जाते हैं, जबकि महिलाएं इसकी मुख्य वाहक कैरियर होती है। भाई ये अक्ष के कारण अपने पास वर्णांधता का भी मैंने उदाहरण बताया आपके पास, जो अपन कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं ना, उसके लिए भी आपके पास अक्ष क्रोमोसोम ही प्रभावी होता है इंसानों में ज़्यादा होने के लिए। लिंग संलग्न प्रभावी जीन यदि ये प्रभावी होता है तो प्रत्येक पीढ़ी की सभी महिलाएं भी इससे समान रूप से गंभीर पीड़ित होती हैं। और अलिंग सूत्री प्रभावी जीन की बात करें तो अलिंग सूत्री बीमारियां जैसे थैलेसीमिया शरीर के सामान्य गुणसूत्रों की खराबी होती है, लिंग गुणसूत्रों से नहीं होती है। और अलिंग सूत्री प्रभावी जीन की बात करें तो यह हीमोफीलिया की आनुवंशिक वंशागति के बिल्कुल विपरीत होता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है भाई। अब इसको बढ़ा चढ़ा के कैसे भी पूछ ले आपसे। नेक्स्ट है जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त क्या है भाई, तो लोहा अपने पास क्रोमियम होती है भाई। लोहे को जंग रहित बनाने के लिए उसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। देखो लोहे को जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है भाई, ध्यान में रखना, क्रोमियम नहीं हो निकल आ जाए तो। क्रोमियम हवा के संपर्क में आकर एक अत्यंत माहिन पारदर्शी सुरक्षा परत बना देता है जो लोहे को जंग लगने से बचाती है। पारा क्या है, ये एक द्रव्य धातु जिसका उपयोग थर्मामीटर और अमलगम बनाने में होता है, जंग रोकने में इसका प्रयोग नहीं होता है भाई। टिन क्या होता है, इसका उपयोग केवल लोहे की चादरों पर ऊपरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग परत चढ़ाने में होता है, मिश्र धातु के आंतरिक संगठन में नहीं होता भाई इसका। और बॉक्साइट क्या है, धातु नहीं है भाई, ये तो एल्यूमिनियम का एक मुख्य अयस्क है। इसके बाद में बात करें तो क्या है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रतिपादित किया है टेंसले ने किया है भाई, इसमें तो दोबारा बताने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये देख लेना भाई। 5 वोल्ट की बैटरी में यदि किसी चालक में 2A की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 2.5 ओम होगा, क्योंकि 2 का भाग लग जाएगा इसमें, ये देख लेना, सूत्र दिया हुआ है, आप कर लेना भैया भैया। इसके बाद में बात करते हैं परावर्तन का नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है, तो ये सारे सही हैं, केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए, तो ये सारे सही हैं भाई, ध्यान में रखना। परावर्तन का नियम, अगर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तब की बात बता रहा हूं, तो प्रकाश के किरण के परावर्तन के लिए सही क्या है, ये सारे सही हो जाते हैं फिर। इसके बाद निम्न सेलों में से किस सेल में निरंतर व नियत धारा लंबे समय के लिए प्राप्त नहीं की जा सकती, तो सीसा संचायक सेल है, एडिसन सेल है, डेनियल सेल है। इसमें लेक्लांस सेल जो है ना, इसमें लंबे समय तक एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि अपने पास प्राथमिक स्तर का, प्राथमिक और द्वितीय 2 सेल होते हैं कि नहीं, तो उसमें प्राथमिक स्तर का होता है लेक्लांस सेल, जिसका एक बार चार्ज खत्म तो अपन फेंक देते हैं। लेकिन ऊपर वाले जैसे सीसा संचायक सेल है, अपने पास एडिसन सेल है, डेनियल सेल है, ये सारे वो है रिचार्जेबल सेल, तो लंबे समय तक चलते हैं, इनको पुनः अपन क्या करते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, जंग लगना नहीं, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, चांदी का काला होना रासायनिक है, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन आता है, कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन होता है। ये मैंने बहुत पहले समझा दिया भाई, पहले दूसरे मॉडल पेपर में देखना मैंने कैसे समझाया भाई। जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो क्षार धातुओं का आकार बढ़ता है भाई, क्षार धातुओं का आकार बढ़ता है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलते हैं, क्योंकि उनमें अपने पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। बढ़ता आधुनिक आवर्त सारणी में पहले समूह यानी क्षार धातु जैसे लिथियम है, अपने पास पोटेशियम है, में ऊपर से नीचे की जाने पर नया इलेक्ट्रॉन कोष सेल जुड़ता है, आंतरिक कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु का आकार लगातार बढ़ता रहता है, तो ये देख लेना भाई। इसके बाद क्या, निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोजन क्या है, मीथेन है भाई। ये मीथेन क्यों है, क्योंकि इसमें संतृप्त में मतलब होता है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री घूमता है, वो होता है संतृप्त। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थाने विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है, चिड़ियाघर शामिल नहीं है भाई जैव विविधता में। झील भी जैव विविधता का उदाहरण है, वन्य जीव भी है और नदियाँ भी है, ये सारे जैव विविधता की श्रेणी में आते हैं। चिड़ियाघर नहीं आता है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर तो मिलते हैं, लेकिन जैव विविधता उससे नहीं कह सकते हैं भाई। इसके बाद है पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी हीना के रूप में किया जाता है, तो अकेसिया तो आपके पास किक्कर होती है, इंडिगोफेरा है, फाइकस सोनिया है, तो इस लासोनिया का जो पत्ते होते हैं उनका मेहंदी के निर्माण में किया जाता है, लासोनिया याद रखना भाई नाम। इसके बाद में डीएनए का चाकू कहलाता है, लाइगेज है, गायरेज है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज है भाई, ये इसका क्या चाकू कहलाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ये सॉरी क्या आणविक कैंची कहते हैं भाई।
लाइगेज क्या है, देखो इसे डीएनए का गोंद कहते हैं, ध्यान में रखना, क्योंकि ये फटे हुए दो डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है लाइगेज। पूछ सकते हैं भाई, हाँ ध्यान से समझ लेना। अब गायरेज क्या होता है, ये सुपर काइलिंग का कार्य करने वाला एंजाइम है। और प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो इसे आणविक कैंची या डीएनए का चाकू कहा जाता है, क्योंकि ये बायोटेक में डीएनए को विशिष्ट नाइट्रोजन क्षार अनुक्रमों पर बहुत ही सटीकता से काट सकता है। और हेलिकेज की बात करें तो ये डीएनए की दोनों लड़ियों के बीच में हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर उन्हें अलग करता है। तो ये आ जाता है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, अधातुएं, अर्धधातुएं, उपधातुएं नहीं, धातुएं जो होती है वो प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। अगर यहाँ पे अपने पास सोना होता तो अपन सोना करते, अभी यहाँ पे अपने पास चांदी है तो चांदी करते। देखो एल्यूमिनियम भी होता है लेकिन एल्यूमिनियम चांदी जितना नहीं होता, सर्वाधिक पूछा तो चांदी है यहाँ पे। इसके बाद में चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है, सोडियम, तांबा, एल्यूमिनियम और प्लेटिनम। तो इस सोडियम को है ना हम चाकू से काट सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम धातु को भी हम चाकू से काट सकते हैं, सॉरी हाँ, ये जो है ना सोडियम और पोटेशियम, इनको हम चाकू से काट सकते हैं भाई। इसके बाद कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, बहुत पहले आ चुका है, ब्रोमीन होती है, जो कि कमरे के तापमान पे आपके पास तरल अवस्था में अधातु। धातु पूछे तो वो पारा होती है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करें धावन सोडा में एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं भाई, 10 होते हैं, 10 H2O पाए जाते हैं। ये रहा सूत्र, Na2CO3 अपने पास डॉट दिया है, 10 H2O होता है, तो ये ध्यान में रख लेना भाई। इसके बाद VPN का विस्तृत नाम क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अपना निजी नेटवर्क जिसको कहते हैं। इसके बाद में क्या, CNG में मुख्य रूप से पाया जाता है, CNG में अपने पास मीथेन और एथेन और ब्यूटेन। तो मुख्य रूप से CNG में अपने पास क्या पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। ये भी पाई जाती है एथेन, लेकिन मीथेन ज़्यादा पाई जाती है, 90% से भी ऊपर पाई जाती है। और ब्यूटेन बात करें तो अपने घरों में जो LPG काम में लेते हैं उसमें ब्यूटेन पाई जाती है। ये अपने पास संपीड़ित गैस है, CNG है, और वो अपने पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, और ये CNG होती है, आप जानते हो भाई। तो ये आपके पास अब क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं 98। अब बाकी जो क्वेश्चंस है वो थोड़े पेपर अपना छोटा रहेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जितने हमने पर्सन पढ़े हैं वो सारे शानदार पर्सन रहे हैं, और सभी अपने जो ऑप्शंस है वो भी बड़े ही शानदार रहे हैं। तो आज का ये पेपर आप लोगों के लिए बढ़िया महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो पक्का आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लास रही होगी। तो आज की इस क्लास को तो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और मिलेंगे आप लोगों से अपने 12वीं मॉडल पेपर में अपनी और एक और क्लास बनाने के बाद में। आप लोगों के लिए जो मैंने बताया मेगा क्लास, उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि अपने जितने भी मॉडल पेपर हुए हैं उनका हम बहुत ही फास्ट गति से रिवीजन करने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।